So hello everyone. Today we are going to discuss about the Salmonella typhi. So Salmonella is a bacteria which causes the enteric fever, which includes the typhoid and the paratyphoid fever. And most of the species of the genus Salmonella typhi causes the typhoid fever. So guys, if we talk about the classification of the Salmonella, तो जो हमारे पास Salmonella है, Salmonella हमारे पास दो टाइप का होता है. एक होती है हमारे पास टाइफॉइडल सैल्मोनेला और एक होती है नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला. अब जो टाइफॉइडल होती है, टाइफॉइडल सैल्मोनेला की फर्दर दो क्लासेस होती है. वन इज़ द सैल्मोनेला टाइफी एंड द सेकेंड वन इज़ द सैल्मोनेला पैराटाइफी. सो जो अपने पास सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी होते हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन होस्ट एंड दे कॉजेज द एंटेरिक फीवर, राइट, दैट इज़ द टाइफॉइड. जो नॉन टाइफॉइडल जो सैल्मोनेला होते हैं, दे कैन कॉलोनाइज the intestine of the broad range of animals including the mammals, birds, reptiles. लेकिन जो टाइफॉइडल सैल्मोनेला है वो ह्यूमन होस्ट तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं. सो दीज बैक्टीरियाज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज. ठीक है, जो सैल्मोनेला बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं एंड दे कॉजेज द टाइफॉइड फीवर और द एंटेरिक फीवर एंड ऑल्सो द डायरिया ऑल्सो कॉज बाई द सैल्मोनेला. सो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, मोटाइल होते हैं. दे आर मोटाइल क्यों? क्योंकि उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दे आर मोटाइल. एंड they are non-capsulated, they are non-sporulated, means they are non-spore forming bacteria, and they are non-capsulated. So this is the picture of the salmonella. So as I showed you the microscopic image of the salmonella, वहाँ पे आपने देखा कि जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा था, एंड पिंक कलर के क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं. एंड दीज बैक्टीरियाज दे आर पेरीट्राइकस फ्लैजुला. पेरीट्राइकस फ्लैजुला का मतलब होता है जो पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड होता है, पूरी बॉडी से निकला हुआ होता है. व्हाट आई मीन टू से इस, सपोज़ करो कि ये बैक्टीरिया है, ओवरऑल इसकी पूरी बॉडी से अगर फ्लैजुला निकला हुआ है तो इसे हम पेरीट्राइकस बोलते हैं. अगर इसके पास सिर्फ एक ही फ्लैजुला है तो उसे मोनोट्राइकस बोलते हैं. अगर एक साइड बहुत सारा लाइक बंच ऑफ फ्लैजुलाज आर देयर तो दैट इज़ नोन एज द लोफोट्राइकस. ठीक है, सो देखो, ए ट्राइकस का मतलब है जहाँ पे कोई फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होता. मोनोट्राइकस मतलब बैक्टीरिया के एक एंड पर फ्लैजुला प्रेजेंट है. एम्फीट्राइकस मीन्स दोनों एंड्स पर प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस. एंड देन आपका जो अपने पास सैल्मोनेला टाइफी था, दैट इज़ द पेरीट्राइकस मीन्स उसके पूरे सरफेस पे से जो है फ्लैजुला स्प्रेड है. लोफो मीन्स एक साइड पे देर इज़ बंच ऑफ फ्लैजुला. So Salmonella bacteria are aerobic and they are facultative anaerobes. Optimum temperature is minus 37 degrees Celsius and pH is between 7 to 7.5. That is the optimum pH for them. And what is the optimum temperature? That is 37 degrees Celsius. They grow on the following media and they show following characteristic colony morphology. So nutrient agar में उनकी जो कॉलोनीज़ होती है वो लार्ज, सर्कुलर, स्मूथ, ट्रांसलूसेंट आती है. मैककॉन्ग की अगार पे कलरलेस कॉलोनीज़ आती है, नॉन लेक्टोज फर्मेंटर्स की. एंड सैल्मोनेला शिगेल्ला अगार पे उनका कलरलेस कॉलोनीज़ आती है विद ब्लैक सेंटर्ड. सो सैल्मोनेला के अंदर वेरियस एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. तो एंटीजन स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो देयर इज़ फ्लैजुलर एच एंटीजन जो होते हैं वो फ्लैजुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर हीट एंड अल्कोहल लेबाइल. फिर आपके पास सोमैटिक ओ एंटीजन्स होते हैं जो कि हीट स्टेबल पॉलीसेकेराइड एंटीजन्स होते हैं एंड दे आर अ द पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. देन आपके पास वी आई एंटीजन. वी आई मीन्स द वायरुलेंस एंटीजन्स जो होते हैं ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं एंड वो वायरुलेंस के लिए होते हैं.
सो ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है टाइफॉइड फीवर का? दैट इज़ फीकल ओरल रूट से हो सकता है। सो बेसिकली जो टाइफॉइड फीवर है दैट इज़ ट्रांसमिटेड, और ये जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीकल और ओरल रूट थ्रू द इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। एंड जो पर्सन इन्फेक्टेड है बाय द बैक्टीरिया, ही और शी मे एलिमिनेट इट in their feces and contaminate the water and the food। और उस वाटर या फूड जो कंटामिनेटेड है उसको अगर हम खा लेते हैं, लाइक जो उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन खा लेता है तो उसको वो इन्फेक्शन हो जाएगा। सो द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन मे बी प्राइमरी और द सेकेंडरी। प्राइमरी कंटेन्स द फीसेस एंड द यूरिन। फीकल कैरियर्स आर मोर फ्रीक्वेंट देन द यूरिनरी कैरियर्स। सेकेंडरी में कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फिंगर्स, फ्लाइज। सो अगर हम पैथोजेनेसिस देखें तो किस तरीके से पैथोजेनेसिस होता है, तो सबसे पहले इन्फेक्शन होता है थ्रू द इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद जो ये बैसिली बैक्टीरिया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है एंड दे अटैच टू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टिनल विलाई एंड पेनिट्रेट टू द लेमिना प्रोप्रिया एंड द सबम्यूकोसा। उसके बाद ये जो बैसिली होती है दे आर फेगोसाइटोस्ड बाय द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। दे रेजिस्ट इंट्रासेलुलर किलिंग एंड मल्टीप्लाई विद इन द सेल्स। द पैथोजन एंटर्स द mesenteric lymph nodes, multiply there and enters the bloodstream through the thoracic duct. The transient bacteremia follows, and internal organs like the liver, gallbladder, spleen, bone marrow, lungs, lymph nodes and kidney are infected. The bacilli multiply abundantly in the gallbladder and are discharged continuously into the intestine, involving the Peyer's patches and ileum. It becomes inflamed, necrosis and slough of, leaving behind the typhoid ulcers. These ulcers may lead to two major complications, which are the intestinal perforation and hemorrhage. सो जो पैथोजेनेसिस होती है वो किस तरीके से होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। कोई भी लाइक कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है जिसमें कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हमने इंजेस्ट करा, तो अब वो क्या करता है, जो सैल्मोनेला है इट टारगेट्स द एपिथेलियल लेयर ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग एंड वहाँ पे वो क्या हो जाता है, जो अपनी इंटेस्टाइन होती है, अपने इंटेस्टाइन में क्या होता है, माइक्रोफोल सेल्स होते हैं या फिर जिनको एम सेल्स बोलते हैं। सो वो क्या करता है, जो हमारा बैक्टीरिया है वो अंदर आ गया और वो एपिथेलियल लाइनिंग, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग है, वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब जो यहाँ पे जाके वो अटैच हो गया, कुछ अपने पास क्या होता है, माइक्रोफोल सेल्स होते हैं। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी, तो ये क्या है, अपने पास एम सेल है, दिस इज़ द एम सेल एंड दीज आर द एपिथेलियल सेल्स। सो जब मैंने आपका माल्ट का लेक्चर लिया था तो मैंने आपको डिटेल में ये डायग्राम समझाया था इम्यूनोलॉजी लेक्चर में, किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो जो एम सेल होता है ये डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना इनके पास माइक्रोविलाई होती है, लेकिन इसके पास माइक्रोविलाई नहीं होती है एम सेल के पास। एंड एम सेल जो है वो एक तरीके का ट्रैप की तरह काम करता है, एक जाल की तरह काम करता है, कि क्योंकि यहाँ पे क्या बैठा होता है, इसके अंदर बैठा होता है मैक्रोफेज, ठीक है, जो एम सेल होता है उसके अंदर बैठा होता है मैक्रोफेज। तो जैसे ही बैक्टीरिया आता है तो वो मैक्रोफेज क्या करता है, उसको फेगोसाइटोस कर लेता है। सो देखिए ये वही हुआ है कि जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज ने क्या कर लिया, इसको पता चल गया कि बैक्टीरिया आ गया, तो इसने क्या कर लिया, वहाँ पे इसको एनगल्फ कर लिया बैक्टीरिया को। एंड अब वो क्या करेगा, जो मैक्रोफेजेस हैं दे विल फेगोसाइटोस दिस बैक्टीरिया एंड वो क्या करेंगे, दे विल स्पिट इट इनटू द इंटेस्टाइन अंडरलाइंग पियर्स पैचेस। सो पियर्स पैचेस क्या होता है, सपोज़ ये आपकी क्या है, इंटेस्टाइन है, दिस इज़ द इंटेस्टाइन, आई एम रफली ड्राइंग इट, एंड ये अपने पास क्या है, एम सेल है जिसके ऊपर कोई माइक्रोविलाई नहीं है, ये आपका क्या हो गया, एपिथेलियल सेल्स हो गए। दिस इज़ द एम सेल जहाँ पे कोई माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज़ द इंटेस्टाइन, ठीक है,
यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं बना देती हूँ बैक्टीरिया। दीज आर द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया जो है अंदर एंटर हुआ, ये एम सेल है। तो अब यहाँ पे क्या था, मैक्रोफेज था। मैक्रोफेज ने क्या किया, इन बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस कर लिया, एंड वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को इट विल स्पिट इट इनटू द अंडरलाइंग पियर्स पैचेस। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इंटेस्टाइन के नीचे एक ऐसा पियर्स पैचेस होता है, एक डोम शेप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द पियर्स पैचेस। दिस इज़ द पियर्स पैचेस विच इज़ द ग्रुप ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल्स का, मेच्योर सेकेंडरी फॉलिकल्स का ग्रुप होता है। इम्यूनोलॉजी लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। सो मेच्योर सेकेंडरी फॉलिकल्स का एक तरीके से एक ग्रुप होता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक डोम शेप का आपके पास क्या है, पियर्स पैचेस यहाँ पे प्रेजेंट है इंटेस्टाइन के नीचे। सो इट्स अ काइंड ऑफ म्यूकोसल टाइप ऑफ म्यूकोसल इम्यून टिश्यू। ओके, सो और यहाँ पे क्या होता है, अब इस पियर्स पैचेस के अंदर बैठा होता है बी सेल। इसके अंदर क्या बैठा होता है, बी सेल। अब बी सेल आपको पता है, बी सेल क्या होते हैं, बी सेल और दो प्लाज्मा सेल, उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये जो एंटीजन है, वो ये बैक्टीरिया जो है अगर मैक्रोफेज से बच गया हो, या इसका जो फेगोसाइटोसिस हो करके जो इसके टुकड़े टुकड़े हैं वो अगर बी सेल के पास चले जाए, जो कि पियर्स पैचेस में है, मतलब आप ये लेके चलिए कि अगर मैक्रोफेज से वो बच गया बैक्टीरिया, तो वो जो बैक्टीरिया है उसका अगला जो ट्रैप है वो क्या है, बी सेल। उसको अगला इनकाउंटर किससे होगा, बी सेल से होगा, जो कि पियर्स पैचेस में प्रेजेंट है। तो बी सेल वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन अब रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके पास सुपर पावर है, इसके पास कुछ पावर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसके पास कुछ एंटीजन्स होते हैं, एंड उसमें से एक मैंने आपको बताया था कि इसके पास क्या होता है, वीआई एंटीजन होता है, विच इज़ द वायरुलेंस एंटीजन। एंड ये वायरुलेंस एंटीजन उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग लेबल्ड विद द एंटीबॉडी, क्योंकि अभी इसका अगला क्या होने वाला था कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता बी सेल, और जहाँ पे कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ अटैच हो जाती, एंड और जो सेल्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती, ठीक है। लेकिन अब ये जो वी आई एंटीजन है ये रेजिस्ट करता है फ्रॉम बीइंग लेबल्ड विद द एंटीबॉडी, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, दैट विल सिग्नल द ल्यूकोसाइट्स, जिससे क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स को सिग्नलिंग मिल जाएगा, एंड देयर विल बी न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट जो है वो वहाँ पर सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि अगर एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं, अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल की जो रिक्रूटमेंट थी वो तो स्टॉप हो गई, एंड यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी द रिक्रूटमेंट ऑफ द मोनोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस। सो मोनोसाइट्स, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाएगा, मतलब कि वो वहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे। सो अब क्या होगा कि जो अपने पास मोनोसाइट्स हैं यहाँ पे हम बना देते हैं। सो दीज आर द मोनोसाइट्स एंड दीज आर द मैक्रोफेजेस, एंड दीज रेड वन आर द मोनोसाइट्स। तो बहुत सारे मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो है वहाँ पर आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, एज दे एक्यूमुलेट ओवर हियर, मतलब बहुत सारे मोनोसाइट्स, बहुत सारे मैक्रोफेजेस जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा, दैट विल कॉज द हाइपरट्रॉफी एंड नेक्रोसिस। इससे क्या हो जाएगा, जब बहुत सारी ऐसे मैक्रोफेजेस इकट्ठे हो गए तो उससे क्या हो जाएगा, दैट विल कॉज द हाइपरट्रॉफी एंड नेक्रोसिस, ओके, of the surrounding tissue. So that will cause the hypertrophy and the necrosis of the surrounding tissue, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आपका जो
लाइक विच विल डैमेज द एपिथेलियल लाइनिंग. एपिथेलियल लाइनिंग क्या हो जाएगी, वहाँ पे डैमेज हो जाएगी. एंड फिर जिससे क्या हो सकता है, अगर एपिथेलियल जो ये लाइनिंग थी वो अगर डैमेज हो गई तो इसमें क्या हो सकते हैं, परफोरेशन हो सकती है, इसमें पोर्स बन सकते हैं. सो ये तो बात हो गई अपनी एक्सट्रीम केस के बारे में. अब क्या हो सकता है, अब ये जो मैक्रोफेज वहाँ पे रिक्रूट हुए थे, ये क्या करेंगे, उसको लेटेंट स्टेज की मैं आपको बात बता रही हूँ, जहाँ पे कि वो जो सैल्मोनेला टाइफी है वो रिजाइड करता है मैक्रोफेज के अंदर. तो ये अपना मैक्रोफेज था, ये अपना बैक्टीरिया था, तो इसने क्या कर लिया, बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस कर लिया. तो ये जो बैक्टीरिया है ये इस मैक्रोफेज के अंदर, दिस इज़ द मैक्रोफेज, तो इस और ये जो मैंने ब्लू से बनाई है, दिस इज़ द लिम्फेटिक वेसल. ओके, दिस इज़ द लिम्फेटिक वेसल. सो अब ये जो बैक्टीरिया है ये इसके अंदर रिजाइड कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है बहुत टाइम तक, तो जिसको हम लेटेंट स्टेज बोलते हैं या असिम्प्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे कि आपको पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं दिखते. सो अब ये क्या होगा यहाँ पर कि जो मैक्रोफेज है, ये जो मैक्रोफेज है, इट विल फ्लो बाय दी थोरैसिक डक्ट के थ्रू वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को लेके जाएगा कहाँ पे, सिस्टमैटिक लिम्फेटिक सिस्टम, कैरी इट टू द सिस्टमैटिक और द सिस्टमिक लिम्फेटिक सिस्टम तक इसको कैरी करके लेके जाएगा. एंड देन इट विल एंटर, एंड यहाँ से वो क्या हो जाएगा, इट विल एंटर इनटू द रेटिक्यूलो एंडोथीलियल टिश्यूज़ में वो एंटर कर जाएगा. दैट इज़ इन दी कहाँ पे वो एंटर कर जाएगा, लिवर के अंदर जा सकता है, स्प्लीन के अंदर जा सकता है, देन गॉल ब्लेडर एंड आपका बोन मैरो में एंटर कर सकता है, या फिर आपका लिम्फ नोड. सो और इट कैन बी द lymph node. So salmonella kills the host cell inducing the fever, cramps and diarrhea. ये आपको दिख रहा है बैक्टीरियमिया जो है वो, अब यानी कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे मूव कर गया है. तो जब क्या होता है, मैक्रोफेज के अंदर सैल्मोनेला टाइफी अपोप्टोसिस इंड्यूस कर देता है, तो वो ब्लड के अंदर रिलीज़ हो सकते हैं. बाकी अगर हम क्रॉनिक स्टेज के बारे में बात करें, तो क्रॉनिक स्टेज में क्या हो सकता है कि वो देखो, यहाँ पे सपोज़ करो कि आपका ये क्या हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक, और यहाँ पर अपने पास गोल ब्लेडर हो गया, और ये हमारे पास लिवर हो गए, ठीक है. तो ये अपने पास क्या हो गया, बाइल डक्ट हो गया, एंड ये फिर किससे कनेक्टेड होगा, हमारी इंटेस्टाइन से. लाइक दिस इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटेस्टाइन. सो अब हो सकता है कि क्रॉनिक स्टेजेस में क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है इट रिमेन इन द गॉल ब्लेडर के अंदर, वो डेकेड्स के लिए, बहुत सारे सालों तक रह सकता है, एंड पीरियोडिकली इट इज़ स्वेप्ट अलॉन्ग द बाइल. तो बाइल के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, स्वेप्ट अलॉन्ग हो जाएगा, उसके साथ साथ, मतलब बैक्टीरिया अगर गॉल ब्लैडर के अंदर सालों तक रह सकता है और बाइल के थ्रू वो नीचे आ सकता है टू द बाइल डक्ट टू द इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन से फिर वो क्या हो सकता है, सो दिस वाज द इंटेस्टाइन, ठीक है. इंटेस्टाइन से फिर क्या हो सकता है, इट कुड बी एक्सक्रीटेड इन द फीसेस. सो टाइफॉइड के सिम्टम्स क्या हैं, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, जनरलाइज बॉडी पेन. सो हाई फीवर रहता है जो कि धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, स्टमक पेन, डिस्कम्फर्ट,
सो लेबोरेटरी डायग्नोसिस अब हम कैसे कर सकते हैं, आप सैम्पल में ब्लड, स्टूल, यूरिन का सैंपल ले सकते हो पेशेंट का, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे। सो अगर आपने ब्लड कल्चर लिया है तो 5 to 10 ml of the blood is collected and inoculated into the blood culture bottle containing the broth, proper bile broth, and after overnight incubation 37 डिग्री सेल्सियस पे तो जो आपका टोरोकोलेट ब्रॉथ है उसको सब कल्चर करोगे ऑन द मैककॉन्की अगार, एंड पेल कॉलोनीज़ आपको दिखेंगी मैककॉन्की अगार पर। क्लॉट कल्चर अगर आप कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव मेथड है ये, तो 5 ml आपको ब्लड लेना है इन अ स्टेराइल टेस्ट ट्यूब, एंड आपको जो क्लॉट है उसको ब्रोकअप करना है with a sterile glass rod and added to the bile broth containing the streptokinase। ये क्या करता है, उस क्लॉट को डाइजेस्ट करता है, and thereby the bacilli are released from the clot and then it is subcultured on the मैककॉन्की अगार। फीसिस कल्चर में क्या होता है, जो फीसिस सैम्पल है उसको हम इनोकुलेट करेंगे डायरेक्टली ऑन द मैककॉन्की अगार और द साल्मोनेला शिगेल्ला अगार, और जो प्लेट्स हैं उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे फॉर द 24 आवर्स, एंड फिर आप कॉलोनीज़ देखोगे और कंफर्म कर लोगे ग्राम स्टेनिंग से। अगर पिंक कलर के आ रहे हैं इट मीन्स दे आर ग्राम नेगेटिव एंड वो साल्मोनेला है। यूरिन कल्चर को क्या करोगे, यूरिन सैम्पल्स को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड डिपॉजिट इज़ इनोक्यूलेटेड इनटू द एनरिचमेंट मीडिया एंड देन ऑन द सिलेक्टिव मीडिया। सो अगर आप ब्लड कल्चर्स परफॉर्म करते हो तो फर्स्ट वीक में जो ब्लड कल्चर आपको पॉजिटिव मिलेगा 90% केसेस में, सेकेंड वीक में 75%, थर्ड वीक में 60% चांसेस आर देयर, फोर्थ वीक में 25%। सो दिस इज़ द सैल्मोनेला ऑन दी मैककॉन्की अगार। तो ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनीज़ आपको मिलेंगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर डायग्नोसिस में होता है दैट इज़ द वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली इट इज़ अ सीरोलॉजिकल टेस्ट जो कि हम टाइफॉइड फीवर के डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ अ अग्लूटिनेशन टेस्ट जो कि H और O एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है अगेंस्ट द S टाइफी और द S पैराटाइफी इन द पेशेंट सीरम यूजिंग द O and H एंटीजेंस। So the patient serum is tested for the Salmonella O and H antibodies against the antigen suspension। ये जो टेस्ट होता है that is done after 2 to 3 weeks of infection or after the 10 days of fever। सो यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि एक प्लेट होती है इस तरीके से, अपने पास एक स्लाइड होती है एंड वहाँ पे ऐसे लिखा होता है O then AH then पॉजिटिव कंट्रोल, फिर नीचे H BH एंड देन नेगेटिव कंट्रोल। सो ये अपने पास स्लाइड होती है और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से ना सर्कल्स होते हैं, छोटे छोटे से सर्कल्स होते हैं। तो O एंटीजन यहाँ पे हम क्या डालते हैं कि हम O रिएजेंट जो है, O रिएजेंट की एक एक ड्रॉप डालेंगे, यहाँ पे H रिएजेंट की ड्रॉप डालेंगे, एंड उसके बाद हम एक ड्रॉप क्या डालेंगे, पर्सन की सीरम की एक ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे। तो एक ड्रॉप हमने सीरम की डाल दी एंड उसको अच्छी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, अच्छे से आपने मिक्स कर दिया, रोटेट करिए 1 मिनट के लिए, उसको रोटेट करिए, एंड अगर अग्लूटिनेशन हो जाता है तो रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है, और अगर नहीं होता है इट मीन्स द रिज़ल्ट इज़ नेगेटिव। सो इस तरीके से आपकी स्लाइड होती है। सो इफ़ देर इज़ अग्लूटिनेशन मीन्स द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, यानी कि उस बंदे को टाइफॉइड है, और अगर कोई अग्लूटिनेशन नहीं होता इट मीन्स कि उस बंदे को टाइफॉइड नहीं है और आपका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ नेगेटिव। सो O एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं इन द एक्यूट इन्फेक्शन, एंड H एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन में, लाइक विद इन 12 वीक्स। स्पेसिमेन आप यहाँ पे सीरम लेके चलते हो, सीरम इज़ प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज़ सीरम। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो हमारे पास कुछ वैक्सीन्स है टाइफॉइड के लिए, दैट इज़ इंजेक्टेबल टाइफिम VI वैक्सीन। यहाँ पे सिंगल डोज इंजेक्टेबल टाइफॉइड वैक्सीन है फ्रॉम द बैक्टीरियल कैप्सूल ऑफ द सैल्मोनेला टाइफी कंटेन्स दिस। सो बेसिकली जो आपके पास इंजेक्टेबल टाइफिम VI वैक्सीन है ये हम इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट, इट कैन बी इंजेक्टेड। सो
TY21A एक केमिकली इंड्यूस्ड म्यूटेजेनिक स्ट्रेन है सैल्मोनेला टाइफी का, दैट इज़ सेफ एंड दैट इज़ प्रोटेक्टिव, एंड एज ओरल वैक्सीन इसको यूज़ किया जाता है चिल्ड्रंस के अंदर। एंड इट इज़ लाइक, ये तो इंजेक्टेबल वाली हो गई, एक ओरल वाली भी आती है, TY21A ओरल वैक्सीन भी आती है जो कि हम ओरली देते हैं, ये तो इंजेक्टेबल वाली हो गई। या सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अपने पास 3 वैक्सीन्स है, पहली वाली इंजेक्टेबल है, दूसरी वाली लाइफ ओरल वैक्सीन है, ठीक है, ओरल वैक्सीन है एंड इसकी 3 डोजेस दी जाती है और 3 साल के लिए प्रोटेक्शन मिल जाती है इससे। फिर आपके पास है TAB वैक्सीन। सो टाइफोरल वैक्सीन, दिस इज़ लाइफ एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया वैक्सीन manufactured from the TY21A strain of S. typhi. Efficiency is 50 to 80%, not recommended for the children younger than 6 years, and यहाँ पे no antibiotic should be taken during this period. Immunity starts 2 to 3 weeks after the administration and lasts for the 3 years. 3 साल तक रहती है। Booster dose after 3 years आपको लगवानी पड़ती है। So immunity lasts for 3 years. We need a booster dose. Vaccines are not effective in prevention of paratyphoid fevers. बाकी there is purified VI polysaccharide vaccine also, जो कि यूरोप इंडिया के अंदर लगाई जाती है और उसमें purified VI होता है, that is the virulence antigen होता है जो कि इंजेक्ट किया जाता है एंड ओनली लाइक डोज जो होती है वो 25 माइक्रोग्राम में उसको इंजेक्ट किया जाता है और एक ही डोज़ काफ़ी होती है जिससे कि 3 साल तक इम्यूनिटी मिल जाती है। और रीवैक्सीनेशन आपको कराना पड़ेगा हर 3 साल के बाद। सो अगर हम ड्रग्स की बात करें कि ट्रीटमेंट में हम कौन से ड्रग्स ले सकते हैं, तो आप एम्पेसिलिन ले सकते हो। एम्पेसिलिन इज़ 75% कैरियर्स जो है उनको क्योर कर देती है, एम्पेसिलिन बाय 3 मंथ्स रेजिमेन, एंड इसको ओरली दिया जाता है। एमॉक्सिसिलिन आप यूज़ कर सकते हो। एमॉक्सिसिलिन की जो डोसेस होती हैं 6 ग्राम पर डे ओरली उसको दिया जाता है एंड 4 हफ्तों में आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है उसका। एंड देन आपके पास एक ऑप्टिमल थेरेपी और एक ऑल्टरनेटिव इफ़ेक्टिव ड्रग्स है। फुली सेंसिटिव कौन सी है? फ्लोरोक्विनिलिन एंड या फिर सिप्रो या फिर ऑफ्लॉक्स। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फ्लोरोक्विनिलॉल एंड क्विनिलॉल रेजिस्टेंस कौन सी है आपके? केफ्ट्रियाजन। तो आप कोई भी 3-4 ड्रग्स का नाम याद कर सकते हो। एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, देन द कॉट्रिमोजेलॉल, द सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंड कोई भी आप 3-4 का नाम याद कर लेना। एजिथ्रोमाइसिन, सेफिज़ाइम इज़ देयर। तो एनी 3-4 ड्रग्स आर सफिशेंट। सो जो TAB वैक्सीन है उसकी 2 डोजेस ऑफ 0.5 ml एट द इंटरवल ऑफ 4 to 6 weeks। टाइफोरल जो वैक्सीन है उसकी 3 डोजेस होती है ऑल्टरनेट डेज पर एंड इट गिव्स 65 to 96% प्रोटेक्शन फॉर 3 to 5 years एंड इट इज़ सेफ। टिम्फिमम VI वैक्सीन जो थी दैट उसके लिए सिंगल डोज चाहिए 25 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास यूरोप और इंडिया के अंदर लगाई जाती है, 3 साल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और 3 साल के बाद आपको रीवैक्सीनेशन करानी पड़ती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.